हेलो, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मार्केट के विभिन्न प्रकार जो हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, इन तीनों के बीच हम कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ लिए और उसके बाद मोनोपोली पढ़ लिए या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन पढ़ लिए, तो आपके दिमाग में ये बात फिर कौंधने लगती है कि आखिर इनमें कौन-सी समानताएँ हैं और कौन-सी असमानताएँ हैं, जिसके कारण ये अलग-अलग प्रकार के मार्केट फॉर्म्स हैं। तो हम आज इमेज के माध्यम से, चित्र के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको जो मार्केट के ये 3 प्रकार जो हैं, उसके बीच भिन्नता आपको समझ में आएगी। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मार्केट को बेसिकली 2 भागों में बाँटा गया है। एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मार्केट और दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मार्केट हुआ यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मार्केट का मतलब अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। इन दोनों के बीच अगर भेद की बात है, केवल एक के आधार पर इनके बीच आप भिन्नता को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो है कि जहाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है। जो डिमांड कर्व खींचा जाता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर ये एक्स एक्सिस पर आप आउटपुट दिखाते हैं तो। दूसरी बात ये है कि डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब ये हो गया कि एक दिए हुए प्राइस पर उपभोक्ता जितनी वस्तु चाहे उतना खरीद सकता है। जबकि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो मार्केट होता है उसका डिमांड कर्व लेस देन परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी कि पूर्णतः लोचदार से वो कम होता है और ऐसी स्थिति में मांग और मूल्य के बीच में विपरीत संबंध देखने को मिलता है। अगर ज़्यादा बेचना है तो प्राइस कम करना पड़ेगा और अगर कम बेचना है तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपको माने मेरे कहने का मतलब ये है कि मांग और मूल्य के बीच में विपरीत संबंध आपको स्पष्ट दिखेगा। दूसरी बात ये है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, चूँकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है और प्राइस कांस्टेंट है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होंगे। वहीं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के मार्केट में क्योंकि प्राइस कांस्टेंट नहीं होता है, मात्रा बढ़ने से प्राइस प्राइस के गिरने से मात्रा बढ़ती है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू जो कि प्राइस के बराबर है, वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर नहीं हो सकता। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? एक अतिरिक्त इकाई बेचने से जो कुल आय में वृद्धि होती है, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से हमेशा कम होगा। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये बेसिक अंतर है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होगा, जिसके कारण एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू वक्र दोनों एक ही होगा और दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जो कि दिखाएगा कि परफेक्टली इलास्टिक है। वहीं इम्परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और उसके नीचे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व गिरेगा, यानी कि एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, कंपटीशन है और ओलिगोपोली है। एकाधिकार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। हम यहाँ अल्पाधिकार की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। हम केवल एकाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता की चर्चा कर रहे हैं और हम देखने का प्रयास करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार और एकाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में क्या भिन्नता है। तो हम इसमें कुछ इमेज आपको दिखाएँगे और इमेज की मदद से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से हम आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ हम दिखाने जा रहे हैं अंतर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पहली बात तो ये है कि डिमांड कर्व आप देख लीजिए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मैंने अभी चर्चा की, ये डिमांड कर्व पीआर जो है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर क्या है? आउटपुट है, क्वांटिटी है और चूंकि प्राइस कांस्टेंट है, ओपी के बराबर है,
किसी भी मात्रा पर प्राइस इतना ही है, जिसके कारण मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर है। मोनोपोली में देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है और उसके ठीक आधी दूरी पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। आप जब भी परीक्षा वगैरह में जाएं या नोट्स बनाएं तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो आधी होनी चाहिए। एवरेज रेवेन्यू से ठीक आधी दूरी पर मार्जिनल रेवेन्यू उतरना चाहिए। देखिए एम बिंदु से गुजरा है, ये पीआर के ठीक बीच में है। तो आपको डायग्राम से जो भी दिखाना चाहते हैं वो आपको स्पष्ट दिखाने में आप सफल होंगे यदि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ठीक से आप खींच लिए। यहाँ पर एक चीज और है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है यानी क्यू पर आता है, ये देखिए यहाँ पे क्यू पर है, वैसी स्थिति में टोटल रेवेन्यू क्या होगा, यहाँ पर दिखाया नहीं गया है टोटल रेवेन्यू वक्र, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? जब टोटल रेवेन्यू अधिकतम होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा। यहाँ पर सबसे दाहिनी तरफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व है और यहाँ पर ये एआर कर्व है, ये एमआर कर्व है। यहाँ पर भी जब एमआर कर्व जीरो होता है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मोनोपोली का जो डिमांड कर्व एआर है, जो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व भी होता है डिमांड कर्व, और ये मार्जिनल ये एआर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व, दोनों में आप अंतर पाते हैं। ये इसकी तुलना में ज्यादा इलास्टिक है, ये कम इलास्टिक है, और ये इलास्टिसिटी इसकी जो है परफेक्ट कंपटीशन की वो इन्फिनिटी है। तो मोनोपोली का के जो डिमांड कर्व की जो इलास्टिसिटी है वो परफेक्ट कंपटीशन के डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के डिमांड कर्व के इलास्टिसिटी के बीच की स्थिति होती है। आप कह सकते हैं, देखिए ये इसका स्लोप जो है ज्यादा है और इसका स्लोप कम है ना। ये अगर ये और ऊपर चढ़ता जाए तो धीरे 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 ये परफेक्ट कंपटीशन वाला डिमांड कर्व ये प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। तो यहाँ पर आप तीनों की डिमांड कर्व में आप बेसिक अंतर क्या पा रहे हैं? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है परफेक्ट कंपटीशन में बराबर है और डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लेस देन इलास्टिक है, लेकिन मोनोपोली की तुलना में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो डिमांड कर्व है वो ज्यादा इलास्टिक है। ये अंतर आप हमेशा याद रखिएगा। जो फर्म के संतुलन की व्याख्या करने में जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व यू आकार का है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू आकार का है, और सबसे न्यूनतम बिंदु पर से होकर के एवरेज कॉस्ट कर्व के न्यूनतम बिंदु से होकर के मार्जिनल कॉस्ट कर्व गुजरता है। और आप जब भी चित्र बनाइए इसका बहुत ध्यान रखिए, एवरेज कॉस्ट कर्व के न्यूनतम बिंदु से होकर के मार्जिनल कॉस्ट कर्व गुजरेगा। यहाँ के बिंदु जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व का है, जो कि न्यूनतम बिंदु को पहले प्राप्त कर लिया, इसके बाद एवरेज कॉस्ट अपने न्यूनतम बिंदु को प्राप्त करता है। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ हमने लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दिखाया है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी करीब करीब उसका शेप भी ऐसा ही यू आकार का ही होता है, लेकिन इसका लॉन्ग रन का जो यू आकार होता है वो ज्यादा छितराया हुआ होता है, ऐसा कह सकते हैं कि नाद के आकार का। और जो शॉर्ट रन का जो एवरेज कॉस्ट कर्व का आकार होगा वो थोड़ा कटोरा शेप का होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे हम परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन का एनालिसिस दिया हुआ है। फर्म के संतुलन के लिए आप जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में फर्म एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है, जो कि सबसे बाएं वाले चित्र में है, लॉस में हो सकता है ये मिडिल वाला चित्र में, या नॉर्मल प्रॉफिट की अवस्था में हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी स्थिति को वो प्राप्त कर सकता है। ये परफेक्ट कंपटीशन की है। अब आते हैं मोनोपोली में। मोनोपोली में भी है शॉर्ट रन में एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ये ब्लू रंग के रेक्टेंगल के बराबर है और ये शर्तें भी पूरा कर रहा है। ई बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है, और ये दाहिनी तरफ के चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ई बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है, किंतु प्राइस से ज्यादा कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट देखिए ये ऊपर से गुजरा है, एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर से एवरेज रेवेन्यू कर्व के ऊपर से एवरेज कॉस्ट कर्व गुजरा है, जिसके कारण
प्रति इकाई लागत प्रति इकाई मूल्य से ज्यादा हो गया, जिसके कारण फर्म को लॉस हो रहा है। यहाँ हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, हालांकि चित्र में नहीं है, कि कोई भी फर्म लॉस में कब तक रहेगा, चाहे वो मोनोपोली का हो फर्म, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन का हो, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर प्राइस है तब तक वो लॉस शॉर्ट रन में झेल सकता है और कंटिन्यू कर सकता है। इसको क्लोजिंग डाउन प्राइस कहते हैं या शट डाउन प्राइस। क्लोजिंग डाउन प्राइस और शट डाउन प्राइस इज द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विच शुड बी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कि उसको फर्म को शॉर्ट रन में रहने के लिए जरूरी है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी देखिए कमोबेश उसी तरह का चित्र है, केवल डिमांड कर्व ज्यादा छितराया हुआ है, इलास्टिक है ज्यादा। ये शॉर्ट रन में बाएं वाले चित्र में प्रॉफिट गेन कर रहा है और दाहिने वाले चित्र में ये लॉस गेन कर रहा है। कारण वही है जो मैंने आपको पिछले चित्र में बताया। अब ये देखिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, मैंने तीनों का उदाहरण एक साथ दिया है। ये सबसे बाएं वाला लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो है परफेक्ट कंपटीशन का है, और सबसे दाहिने वाला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है, और बीच वाला मोनोपोली का है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है कि दीर्घ काल में लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन वाला फर्म और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला फर्म दोनों नॉर्मल प्रॉफिट की अवस्था में है, यानी कि उनका प्राइस उनके एवरेज कॉस्ट के बराबर है। देखिए ई बिंदु पर जो है सबसे मिनिमम पॉइंट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, और इसी पर प्राइस है, और फर्म के इक्विलिब्रियम की सारी शर्तें ई बिंदु पर पूरी हो रही है। यहाँ भी ई बिंदु पर पूरी हो रही है, यहाँ भी ई बिंदु पर। तीनों प्रकार के जो फर्म हैं उनके इक्विलिब्रियम की शर्तें एक ही समान है और वो पूरी हो रही है। तो दीर्घ काल में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म नॉर्मल प्रॉफिट की अवस्था में है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी दीर्घ काल में फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट की अवस्था है, क्योंकि प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर है। देखिए ये टेंजेंट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है इट इज टेंजेंट एट द पॉइंट आर ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व, और उसके बाद ये मिनिमम पॉइंट आता है यहाँ पर। तो लेकिन वही मोनोपोली में ये प्रश्न आता है, अक्सर पूछा जाता है कि दीर्घकाल में मोनोपोली फर्म जो है वो क्या प्राप्त करेगा, प्रॉफिट प्राप्त करेगा, लॉस प्राप्त करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो कई विद्यार्थी सोचते हैं कि जब परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट की अवस्था मिलती है तो हो सकता है मोनोपोली में भी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मली मोनोपोली फर्म दीर्घ काल में भी एक्सेस प्रॉफिट गेन करती है। क्यों गेन करती है? क्योंकि वो बाजार में इकलौता फर्म होता है, उस बाजार में अन्य फर्मों के प्रवेश की अनुमति नहीं होती या संभावना नहीं रहती या प्रतिबंध होता है, और दूसरी बात कि जो वस्तु वो बनाता है उसका कोई निकट का स्थानापन्न नहीं होता है। इसलिए दीर्घ काल में भी मोनोपोली फर्म एक्सेस प्रॉफिट अर्न करता है। यहाँ पर आप चित्र में ये जो ब्लू का रेक्टेंगुलर आकार का है PRNC, ये एक्सेस प्रॉफिट है, जो कि बाएं और दाहिने वाले चित्र में संभव नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। मोनोपोली फर्म एक्सेस प्रॉफिट दीर्घकाल में भी अर्जित करता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन का फर्म और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फर्म दीर्घकाल में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में जो दीर्घकाल में संतुलन होता है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के न्यूनतम बिंदु पर होता है। देखिए ई बिंदु जो है यहाँ न्यूनतम बिंदु है, वही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में न्यूनतम बिंदु पर नहीं होता है, ये आर बिंदु पर होता है, उतरते हुए भाग पर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ प्लांट का कुछ जो है कैपेसिटी जो है वो अनयूटिलाइज्ड रह गया, जिसको कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने एक्सेस कैपेसिटी की संज्ञा दी है। हालांकि चैम्बरलिन, जिन्होंने कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कॉन्सेप्ट को लोकप्रिय बनाया, उन्होंने इसको एक्सेस कैपेसिटी नहीं माना, उन्होंने इसको सोशल कॉस्ट माना, जो कि समाज जो है वो देने के लिए तैयार होता है। ये मिनिमम परफेक्ट कंपटीशन के प्राइस से ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा होता है कि समाज जो है वो देने के लिए तैयार होता है। जैसे दुकान में आप जाते हैं तो बड़े दुकान में बहुत सारे आपको, जैसे कपड़े का दुकान है, साड़ी देखना है,
बहुत सारे जो साड़ी दिखाने वाला दुकानदार होता है, कस्टमर उसके पास जाना ज़्यादा पसंद करता है और ये जान करके भी कि कुछ ये ज़्यादा दाम लेता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि उस कस्टमर का भी एक चॉइस होता है और उसको वो इसको एक अपॉर्च्युनिटी मिलता है कि डिफरेंट टाइप की वैरायटी देखने में उसको एक अपनी आत्म संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि मिलने के बाद सारे कपड़े को देखने के बाद वो अपनी पसंद का कपड़ा कस्टमर जो है वो खरीदारी करता है। तो इसको एक अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है और इस संतुष्टि के लिए वो कुछ ज़्यादा मूल्य देने के लिए तैयार होता है। इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के इस एक्सेस कैपेसिटी को चैम्बरलिन ने सोशल कॉस्ट कहा है, जो कि समाज देने के लिए तैयार होता है। मेरे ख्याल से आपको जो मैंने आपको बताया तीनों प्रकार के बाज़ार के बीच का अंतर, वो आपको समझ में आया होगा और मैं शीघ्र ही आपको कुछ और वीडियो लेकर के मैं उपस्थित होऊँगा। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ-साथ कमेंट भी देंगे। आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो या मेरी बात से कहीं पर असहमति हो, आप ज़रूर उसको बताइए और मुझे कमेंट बॉक्स में उसको दीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूँगा। तो आज इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।